जय हिंद डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने कहा था कि सम यूनिवर्सल लॉ जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो हमारी जो फर्स्ट हेडिंग रहेगी वो हम लोग फेज स्पेस से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग इस लेक्चर में फेज स्पेस और म्यू स्पेस, टाउ स्पेस या गामा स्पेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो फेज स्पेस। बेसिकली बेटा, जब हम लोगों ने लेसन नंबर 3 किया था जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, तो उसमें भी फेज स्पेस को समझाया था। लेकिन अब वहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँ और जाके देखो तो वहाँ जो देखोगे फेज स्पेस वो भी सेम रहेगा और आज का भी फेज स्पेस सेम ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ का डिस्क्रिप्शन में लिंक देने से अच्छा है कि यहाँ पर एक बार रिवाइज करा देते हैं फेज स्पेस, उसके बाद हम लोग म्यू स्पेस और टाउ स्पेस को पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जो टॉपिक ये कोई भी व्यूअर्स देख रहा है या पढ़ रहा है तो उसको आसान लगेगा, क्योंकि एक बार जाए फिर प्लेलिस्ट में पीछे म्यू स्पेस देखे, वो फेज स्पेस देखे, फिर आके म्यू स्पेस या टाउ स्पेस पढ़े, तो उसके लिए भी थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है। तो हमने सोचा कि लाओ इसी लेक्चर में हम मतलब इन शॉर्ट ये फेज स्पेस भी कर ही लेते हैं। तो फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल में मैं अंजनी कुमार प्रजापति आपका स्वागत करता हूं और स्टार्ट करता हूं फेज स्पेस क्या होता है। हम सबसे पहले फेज स्पेस पढ़ने से पहले हम एक सिस्टम के बारे में बात करते हैं। लेट अस अ जनरल सिस्टम व्हिच इज फुलफिल्ड बाय द गैस। हम एक ऐसा सिस्टम ले रहे हैं जिसमें गैस के पार्टिकल हैं या गैस से भरा हुआ है। बेसिकली जो हम सम यूनिवर्सल लॉ का ये जो चैप्टर नंबर 4 है, यूनिट 3 है, जो स्टैटिस्टिकल जो फिजिक्स है या मैकेनिक्स है, इसका जो बेसिक जो लॉ है उस लॉ में हम यही बात करने वाले हैं। बेसिकली यही बात करने वाले हैं कि हम गैस के पार्टिकल के साथ अपनी हर एक लॉ को या अपनी हर एक अप्रोच को या थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर मैं कहीं पर भी सिस्टम कहता हूं तो अगर मैं उसको स्पेसिफाई नहीं करना चाहता हूं या नहीं करता हूं, स्पेसिफाई नहीं करता हूं सिस्टम को, तो आप समझ जाइएगा कि उसमें गैस के पार्टिकल भरे हुए होंगे या गैस के पार्टिकल के साथ ही कुछ ऐसा फिजिक्स के साथ हो रहा है। तो मेरे पास कोई एक सिस्टम है, उस सिस्टम को मैं दो तरीके से समझ सकता हूँ। सपोज कर लेते हैं कि एक सिस्टम है तो उसकी दो कंडीशन जो है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मेरे पास एक सिस्टम है, उसे दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो स्टैटिक और एक क्या होगा, डायनामिक। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सिस्टम दो तरीके से होता है ऑन द बिहेवियर ऑफ द मोशन। एक स्टैटिक सिस्टम होता है और एक डायनामिक सिस्टम होता है। एक स्टैटिक सिस्टम होता है और एक डायनामिक सिस्टम होता है। अगर मैं स्टैटिक सिस्टम की बात करूं तो आप इतना समझ गए होंगे कि इसका मतलब स्टेशनरी होता है। क्या होता है इसका मतलब? स्टेशनरी होता है। या इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये रेस्ट में है। अगर रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट है और मैं कहूं कि इसकी पोजीशन को आप कैलकुलेट कीजिए, किसको कैलकुलेट करने के लिए कहूं, इसकी पोजीशन को आप कैलकुलेट कीजिए, तो आप सिंपली एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पकड़ेंगे या एक कोई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पकड़ेंगे और उसके एक्स एक्सिस को डिफाइंड करेंगे, वाई एक्सिस को डिफाइंड करेंगे, जेड एक्सिस को डिफाइंड करेंगे और उसके आप उसकी पोजीशन को आप डिफाइंड कर देंगे एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो किसी भी स्टैटिक सिस्टम में कोई स्टैटिक सिस्टम है, अगर वो स्टेशनरी या रेस्ट में है तो आप उसका क्या कैलकुलेट करेंगे, उसकी पोजीशन कैलकुलेट करेंगे। पोजीशन किस पर कैलकुलेट करेंगे? एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे जिसमें एक्स होगा, वाई होगा और जेड होगा, ये एक्सिस होंगे और इसी के रेस्पेक्ट में आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा ये जो कोऑर्डिनेट होगा, ये जो कोऑर्डिनेट होगा जो इस कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कोऑर्डिनेट को पोजीशन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोजीशन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और पोजीशन कोऑर्डिनेट को हम लोग dx dy और dz बोलते हैं। मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो उस पार्टिकल की पोजीशन होगी उसी को हम लोग पोजीशन कोऑर्डिनेट बोलते हैं, जो dx dy और dz होता है। लेकिन उसी सिस्टम को डायनेमिकली अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें, वो
डायनेमिकली अगर एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो इनडायरेक्टली मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो बॉडी है वो मोशन में है। किस में है वो बॉडी? मोशन में है। जो चीज मोशन में है, कौन सा पैरामीटर बता रहा है मोशन में है? तो वो आपको जो पैरामीटर बता रहा है उसका नाम है वेलोसिटी। ये वेलोसिटी उस पार्टिकल का एक्स एक्सिस में भी हो सकता है जो वी एक्स होगा, वाई एक्सिस में भी हो सकता है उस पार्टिकल का जो वी वाई होगा, जेड एक्सिस में भी उस पार्टिकल का वेलोसिटी हो सकता है जो वी जेड होगा। वेलोसिटी उस पार्टिकल का आप बता रहे हैं अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सिस, तो वी एक्स वी वाई वी जेड करके, लेकिन कोई एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल के पास मास भी तो है और वो पार्टिकल वी एक्स वेलोसिटी से, वी वाई वेलोसिटी से, वी जेड वेलोसिटी से चल भी तो रहा है, क्योंकि वो सिस्टम क्या है, वो डायनेमिक है। तो इसका मतलब मैं आपसे इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा हूं कि जिन पार्टिकल के पास वेलोसिटी है उनका अपना कुछ मोमेंटम भी है along the x axis, along the y axis, along the z axis. It means that यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि डायनेमिक सिस्टम जब मोशन में होता है तो उसके पास मोमेंटम भी होता है। क्या होता है? मोमेंटम भी होता है। और मोमेंटम अगर उस पार्टिकल का कैलकुलेट करते हैं, आप उस पार्टिकल का मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं तो आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे और जेड एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंटम आप कैलकुलेट करेंगे। और इसलिए इसको मोमेंटम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मोमेंटम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और ये पी एक्स पी वाई और क्या होता है? पी जेड होता है। और अगर किसी सेल के लिए अगर हम बात करें तो डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड हो जाता है। तो अगर किसी पार्टिकल का डायनेमिक सिस्टम में आप चले जाते हैं और उसके डायनेमिक सिस्टम की बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं तो उसके बिहेवियर के या उसकी किसी भी कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको 6 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। आप 3 कोऑर्डिनेट यानी केवल मोमेंटम कोऑर्डिनेट से या केवल आप कोऑर्डिनेट पोजीशन कोऑर्डिनेट से उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। तो आपको किसी भी पार्टिकल का डायनेमिक सिस्टम के लिए जो भी आप कैलकुलेट करने गए हैं, स्टैटिस्टिकली जो भी कैलकुलेट करने गए हैं, उसके कैलकुलेशन के लिए जो 6 रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसी को हम लोग फेज स्पेस बोलते हैं। या मैं ऐसे कह दूं कि पोजीशन कोऑर्डिनेट और मोमेंटम कोऑर्डिनेट को अगर हम कंबाइंड कर दें, क्या कर दें बेटा? कंबाइंड कर दें, तो कंबाइंड करने पर जो मिलता है वो क्या मिलता है? वो मिलता है एक्स डी वाई डी जेड और डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फेज स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? अगर हम कंबाइंड रूप से बात करें तो यही मेरा क्या हो जाता है? फेज स्पेस हो जाता है। तो याद रखें कि किसी भी डायनेमिकल सिस्टम का स्टैटिस्टिकली जो कुछ भी आप स्टडी करते हैं रिक्वायर्ड द 6 डायमेंशन, तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? 6 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। 3 हमें पोजीशन कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। तो कंबाइंड करने पर ये 6 कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। इन्हीं 6 कोऑर्डिनेट को के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? फेज स्पेस बोलते हैं बेटा। इसी को हम फेज स्पेस बोलते हैं। ठीक है बेटे, हमने डी एक्स लिखा, डी वाई लिखा, डी जेड लिखा, डी पी एक्स लिखा, डी पी वाई लिखा, डी पी जेड लिखा। इसका ये मतलब हुआ कि मैं किसी फेज स्पेस के अंदर पार्टिकुलर किसी एक फेज सेल के का वॉल्यूम लिख रखा हूँ। उस पर्टिकुलर फेज सेल के अंदर जो फेज सेल है, फेज स्पेस के अंदर जो फेज सेल है उसका वॉल्यूम है। मतलब किसी सेल का बहुत छोटा जो वॉल्यूम होता है, इसलिए हमने यहाँ पर डे लगा दिया। अब बेसिकली हमने जो आपको समझाया है किसी सिस्टम का स्टैटिस्टिकली कैसे हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे पोजीशन कोऑर्डिनेट के साथ और मोमेंटम कोऑर्डिनेट के साथ, उसी चीज को हमने यहाँ पर लिख रखा है कि व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड द फेज स्पेस। तो फॉर अ स्टैटिक सिस्टम पार्टिकल रिमेन्स फिक्स्ड, कह रहा है कि किसी स्टैटिक सिस्टम में पार्टिकल क्या हो जाता कह रहता है? फिक्स रहता है इन अ देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन, अपने उसी रेस्पेक्टिव पोजीशन पर। रेस्पेक्टिव पोजीशन का मतलब इन स्पेस, रेस्पेक्टिव पोजीशन का मतलब क्या हो गया? रिस्पेक्टिव वर्ड ही अपने आप में
बड़ा ही मतलब मीनिंगफुल है। रिस्पेक्टिव पोजीशन का मतलब ये हो गया कि मैं अगर अर्थ पर हूँ बेटे, तो अगर आप भी अर्थ पर कहीं खड़े हैं और मैं ऐसे खड़ा हूँ, तो आपके रिस्पेक्ट में तो मेरी वेलोसिटी 0 है। लेकिन अगर आप स्पेसशिप में बैठकर और अर्थ के सरफेस को छोड़कर ऊपर चले जाएं और वहाँ से देखें, तो मैं अभी जो आप अर्थ पर थे तब मैं खड़ा था और मेरी वेलोसिटी 0 थी। इवन अभी मैं खड़ा हूँ अर्थ के सरफेस पर, लेकिन आप स्पेस से देख रहे हैं तो मैं आपको उसी वेलोसिटी से चलता हुआ नजर आ रहा हूँ जिस वेलोसिटी से अर्थ चल रही है अपने ऑर्बिटल में। तो अगर आपके रिस्पेक्ट में, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में मैं मोशन में हूँ, तो जरूरी नहीं है कि आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करें तो उसके भी रिस्पेक्ट में मैं मोशन में या रेस्ट में रहूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये वर्ड लिखना बहुत आवश्यक समझा कि व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड द रिस्पेक्टिव। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के या किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर कोई पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब कि वो स्टैटिक सिस्टम है, वो स्टैटिक है, रुका हुआ है वो। टू कंप्लीटली स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ द सिंगल पार्टिकल इन द 3D स्पेस। 3D स्पेस के अंदर किसी सिंगल पार्टिकल का अगर पोजीशन हमें स्पेसिफाई करना है, तो हमें उस पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए उसका अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस उसकी पोजीशन को ज्ञात करना, उसकी पोजीशन का निर्धारण करना, उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करना जो हमारा एम होता है। तो जिस जिस प्रोसेस से हम पास हो गुजरते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड एक्सिस से जो गुजरते हैं, तो उनका एक्स एक्सिस पर जो पोजीशन, वाई पर जो पोजीशन, जेड पर जो पोजीशन होता है, इसे पोजीशन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कह रहा है कि सिंगल पार्टिकल इन 3D स्पेस वी नीड 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो हमें जरूरत पड़ जाती है उस पार्टिकल का 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर यथार्थ निर्धारण करने के लिए, जो कि एक्स वाई और जेड हो सकता है। और ये जो एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं विच आर द अलोंग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, ये तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं। सो सच अ 3D स्पेस इन व्हिच वी लोकेट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। और इस 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम किसी पार्टिकल की जो पोजीशन लोकेट करते हैं, इसी पोजीशन के लोकेट करने का जो पॉइंट होता है एक्स वाई जेड एक्सिस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को पोजीशन स्पेस बोलते हैं। अगर किसी पार्टिकल का अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सिस में एक छोटा सा उस एक्सिस पर हम वैल्यू लें, तो वो डी एक्स डी वाई और डी जेड हो सकता है। इस डी एक्स डी वाई और डी जेड को हम क्या बोल रहे हैं, पोजीशन स्पेस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, पोजीशन स्पेस बोल रहे हैं, जिसे हम डी वी भी बोल सकते हैं। जिसे क्या बोल सकते हैं हम, डी वी भी बोल सकते हैं इस पोजीशन स्पेस को। लेकिन ये सारी जो बातें हमने आपको बताई फेज स्पेस के बारे में, ये सब हमने आपको एक स्टैटिक सिस्टम का बताया। चलो देखते हैं कि किसी डायनेमिक सिस्टम के साथ क्या होता है। तो इफ द सिस्टम इज डायनेमिक देन द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम में मूव एंड हेंस दे पॉसेस द मोमेंटम। अगर कोई भी सिस्टम, हमने यहाँ पर बताया कि डायनेमिक है, तो वो मूव करेगा, मोशन में रहेगा, और मोशन में रहेगा तो उसके पास वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी होगी तो उसके पास मोमेंटम होगा। उसके पास क्या होगा, मोमेंटम होगा। टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ईच पार्टिकल इन द मोशन। और तब मोशन में मतलब मोशन में प्रत्येक पार्टिकल की कह सकते हैं कि स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए, मोशन में किसी भी पार्टिकल की स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है, वी नीड द 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट। किसी भी पार्टिकल का मोशन में स्टेट को डिफाइंड करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, या कह सकते हैं उसकी स्टेट के इंटरप्रिटेशन के लिए हमें जरूरत पड़ती है 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट की, जिसे हम मोमेंटम कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं। उससे हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मोमेंटम स्पेस बोलते हैं। और मोमेंटम स्पेस को हम कैसे लिख सकते हैं, dpx, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो कोऑर्डिनेट होगा मोमेंटम का, वो dpx होगा। y एक्सिस के अलोंग जो मोमेंटम का कोऑर्डिनेट होगा वो dpy होगा, और z एक्सिस के अलोंग जो कोऑर्डिनेट होगा वो dpz होगा। तो इस तरीके से हमें किसी डायनेमिक सिस्टम के हर एक पार्टिकल का स्टेट डिफाइंड करने के लिए जो 3 रिक्वायर्ड मोमेंटम कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ सकती है, हम उसको लिख सकते हैं इस तरीके से, dpx, dpy और dpz। Thus,
इन अ डायनेमिक सिस्टम टू स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ द पार्टिकल कंप्लीटली, कह रहा कि किसी डायनेमिक सिस्टम के में किसी एक पार्टिकल की स्टेट को डिफाइंड करने के लिए कंप्लीटली हमको मोमेंटम और पोजीशन, मतलब कि मोमेंटम की 3 और पोजीशन की 3, इस तरीके से 6 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। इसी को हम लोग फेज स्पेस बोलते हैं। इसी को कंबाइंड फॉर्म में अगर कहें तो इसी को हम क्या कहते हैं, फेज स्पेस कहते हैं। We need 6 coordinate, 3 along the position axis and along the 3 momentum. So such a 6-dimensional space is known as the phase space. That is the phase space coordinate x, y, z, px, py and pz होगा। I think you know very well, मैं समझ में आ गया होगा कि मैं समझाना क्या चाह रहा था। कह रहा या हम ये कहना चाह रहे हैं कि स्टैटिक है तो उसकी पोजीशन बताने के लिए जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई जेड है। डायनेमिक सिस्टम है तो उसके मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो 3 रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसे हम मोमेंटम कोऑर्डिनेट सिस्टम या मोमेंटम स्पेस बोल रहे हैं, जो डी एक्स वाई, डी वाई और डी जेड है। और कंबाइंड कर देते हैं इन 6 कोऑर्डिनेट को तो हम जो बोलते हैं उसे बोला जाता है फेज स्पेस। उसे क्या बोला जाता है बेटे, फेज स्पेस बोला जाता है। किसी फेज स्पेस का अगर हम यहाँ पर इस तरीके से डी एक्स, डी वाई, डी जेड, डी पी एक्स, डी पी वाई और डी पी जेड, इस तरीके से अगर मैं इसका 6 कोऑर्डिनेट लिखूं तो हम उसे डी टाउ लिखते हैं। क्या लिखते हैं उसको, डी टाउ लिखते हैं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सेल। इसी को हाँ एक याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यही है वॉल्यूम ऑफ सेल। क्या है ये, वॉल्यूम ऑफ सेल है। क्या है ये, वॉल्यूम ऑफ सेल या स्पेस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज स्पेस सेल। क्या बोलते हैं, फेज स्पेस सेल, या आप जनरली केवल आप फेज सेल देखते होंगे, लिखा होगा फेज सेल। फेज सेल बोलते हैं इसी को, ठीक है। और फेज सेल क्या होता है, फेज पॉइंट क्या होता है, फेज स्पेस क्या होता है, ये सब आपको पहले से ही पता होगा, क्योंकि जब आप स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी आप डिटेल में इस चैप्टर में आप बात किए हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों से याद दिलवाते हुए ले चलूँगा, ताकि आपको डाउट ना हो कि फेज पॉइंट क्या है, फेज सेल क्या है और फेज स्पेस क्या है। इस तरीके से किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में अगर हम स्टैटिक सिस्टम और डायनेमिक सिस्टम दोनों लगाते हैं तो हमें एक अलग अलग कोऑर्डिनेट मिल जाता है, जिसे हम पोजीशन कोऑर्डिनेट, मोमेंटम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। दोनों को कंबाइंड कर देते हैं तो 6 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट मिलता है। लेकिन किसी सिस्टम में कोई एक पार्टिकल है और उसके हर एक एस्पेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें 6 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ रही है। ऐसे अगर n हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए तो फिर अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए तो हम उसके फेज स्पेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो अगर कह रहा है कि n पार्टिकल है सिस्टम में तो उसका फेज स्पेस वुड बी 6n, तो उसका फेज स्पेस कितना हो जाएगा। याद रखिएगा ये ऑप्शनल क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है कि वी हैव अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम एंड व्हिच इज कंसिस्ट द n नंबर ऑफ पार्टिकल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फेज स्पेस ऑफ द गिवन सिस्टम। तो आप इसको याद रखिएगा कि वी हैव अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। अगर हमारे पास थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है और उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल भरे हुए हैं और एक पार्टिकल की पोजीशन को, एक पार्टिकल के मोमेंटम को या एक पार्टिकल के स्टेट को डिफाइंड करने के लिए, किसी एक पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल की स्टेट को डिफाइंड करने के लिए हमें 6 डायमेंशन की जरूरत पड़ रही है, 6 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है, डायमेंशन नहीं 6 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है। तो फिर इसका मतलब कि हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो 6n डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल n गिवन है तो ये आपका आंसर होगा। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास जो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है उसमें जो भी पार्टिकल हैं उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पर, मान लो कोई एक सिस्टम दे दिया गया, उसमें मोनोटॉमिक गैस भर दिया गया, डायटॉमिक गैस भर दिया गया, ट्राइटॉमिक गैस भर दिया गया, तो अगर आप ऐसे गैस का इसके साथ आपका इंटरेक्शन होता है और फिर कह देता है कि आप इसका फेज स्पेस कैलकुलेट कीजिए, तो हाउ टू कैलकुलेट यू, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वहां कैलकुलेशन के लिए आपको उस गैस का, पर्टिकुलर गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। तो जब आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट रहेगा या डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम रहेगा
तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि उसका फेज स्पेस क्या होगा। तो इफ द सिस्टम हैज एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, मान लो कोई सिस्टम दे दिया गया, उस सिस्टम में जो गैस भरा हुआ है मोनोटॉमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा, डाइएटॉमिक है तो 5 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, और ट्राइएटॉमिक हो गया तो 6 हो गया। और अलग बहुत सारे ऐसे कंडीशन भी हैं वाइब्रेशनल केस में, और भी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाते हैं, लेकिन मैं एक जनरल व्यू में बता रहा हूँ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो अमूमन लोगों को पता रहता है कि 3 और 5 और 6 होंगे। तो अगर आपको कोई सिस्टम दे दिया गया और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसमें भरी हुई गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम दे दिया गया, तब आप कैसे बताएंगे। तो कोई सिस्टम है जिसमें जो गैस भरी हुई है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है और ऑफ द फ्रीडम, देन द फेज स्पेस, तब फेज स्पेस क्या होगा, तब फेज स्पेस 2f हो जाएगा। याद रखना बेटे कि अगर कोई सिस्टम दिया गया है और उस सिस्टम के अंदर गैस फुलफिल्ड है तो उस गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर f है तो उस गैस जो भरा हुआ है उसमें जो फेज स्पेस है उसका 2f वैल्यू होगा, और अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल भरा हुआ है तो जो फेज स्पेस होगा वो कितना हो जाएगा, 6n हो जाएगा। तो फेज स्पेस से रिलेटेड इतनी चीजें हैं। आगे हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है म्यू स्पेस और दूसरे का नाम है टाउ स्पेस या गामा स्पेस। म्यू स्पेस क्या होता है उस पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। म्यू स्पेस क्या होता है, कोई हमारे पास थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है और उसमें जो सिस्टम में गैस मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं वो लगभग नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो n है, और n नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए अगर मुझे n फेज पॉइंट की जरूरत पड़ जाए, n नंबर ऑफ पार्टिकल की स्टेट को डिटरमाइन करने के लिए या इसके स्टेट को पता लगाने के लिए या इसकी स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी स्टेट की डिस्कशन करने के लिए n नंबर ऑफ पार्टिकल का, किसी सिस्टम के अंदर जो n नंबर ऑफ पार्टिकल है उसके स्टेट को डिटरमाइन करने के लिए मुझे n वो क्या बोलते हैं n कोऑर्डिनेट सिस्टम की फेज पॉइंट की जरूरत पड़ जाए, n फेज पॉइंट की जरूरत पड़ जाए, तो हम ऐसे जो फेज स्पेस होते हैं उनको म्यू फेज स्पेस बोलते हैं। और अगर मेरे पास कोई सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं और उस n नंबर ऑफ पार्टिकल के फेज स्पेस को डिफाइन करने स्टेट को डिफाइन करने के लिए एक ही फेज पॉइंट की जरूरत हो, एक ही फेज पॉइंट से उस सिस्टम में जितने भी n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं उन सब को एक्सप्लेन कर ले जाएं, तो हम उसी फेज स्पेस को जो अभी तक म्यू कह रहे थे अब उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टाउ स्पेस या गामा स्पेस बोलते हैं। तो ये अभी मैं आपको लिखकर भी इसका बाकायदा डेफिनेशन दे भी दूंगा, यहाँ पर लिख भी दूंगा, तो आप समझ जाएंगे कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं क्या बोल रहा हूँ। एक बार फिर से सुन लें कि म्यू स्पेस क्या होता है। किसी सिस्टम के अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं और उन n नंबर ऑफ पार्टिकल की स्टेट को डिफाइंड करने के लिए मुझे n फेज पॉइंट की जरूरत अगर पड़ जाए तो हम ऐसे फेज स्पेस को म्यू स्पेस बोलते हैं। और अगर मेरे पास कोई थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं और उन n नंबर ऑफ पार्टिकल के एक ही फेज पॉइंट से n नंबर ऑफ पार्टिकल को एक ही फेज पॉइंट से अगर हम एक्सप्लेन कर ले जाएं तो हम उसको गामा स्पेस बोलते हैं या टाउ स्पेस बोलते हैं। गामा स्पेस कोई बुक गामा स्पेस को प्रेफर करती है लिखना, कोई बुक टाउ स्पेस लिखती है। बेसिकली दोनों चीज़ एक ही है, टाउ स्पेस और गामा स्पेस अलग अलग। जैसे हम आपको बता दें म्यू स्पेस जो है ना, बहुत सारी बुक उसको मॉलिक्यूलर स्पेस भी कहते हैं। म्यू स्पेस को बहुत सारी बुक उसको मॉलिक्यूलर स्पेस भी प्रेफर करते हैं। तो आप चाहें तो मॉलिक्यूलर स्पेस कहीं अगर लिखा हुआ मिल रहा है तो भी आप समझ जाएं कि वो म्यू स्पेस ही है। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर लिख भी देता हूँ, उसकी डेफिनेशन समझ में भी आ गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ तो बेटे ये हम लोग बात कर रहे थे म्यू स्पेस और टाउ स्पेस की। तो म्यू स्पेस क्या होता है कि किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल हों, n पार्टिकल हों और उनके स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें n फेज पॉइंट की जरूरत पड़ जाए तो उसे हम म्यू स्पेस बोलते हैं। इस बात को हमने पहले भी समझा और अब उसको लिख लेते हैं। तो म्यू स्पेस को मैं आपको और बता दूं, इसको मॉलिक्यूलर स्पेस भी कहते हैं। बहुत सारे बुक इसको प्रेफर करते हैं मॉलिक्यूलर स्पेस भी लिखना। इट इज द 6 डायमेंशनल फेज स्पेस इन व्हिच द पोजीशन एंड मोमेंटा ऑफ एन पार्टिकल
आर रिप्रेजेंट बाय द एन फेज पॉइंट। वही जो हमने आपको बताया कि किसी 6 डायमेंशनल फेज स्पेस के अंदर कोई अगर पार्टिकल है, उस पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम स्पेस का या मोमेंटम का ही प्लूरल मोमेंटा है। तो अगर उसमें देखें कि एन पार्टिकल है और उन एन पार्टिकल के इस मोमेंटा और पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या है, एन फेज पॉइंट की जरूरत पड़ जाए, तो हम उसे म्यू स्पेस कहते हैं, म्यू फेज स्पेस कहते हैं, या म्यू स्पेस या मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। इसका ये मतलब हुआ, इसका कंक्लूजन क्या निकल कर आया कि दस वन फेज पॉइंट रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ वन पार्टिकल। किसी एक पार्टिकल की स्टेट को पता करने के लिए हमें कोई एटलीस्ट एक फेज पॉइंट चाहिए। यानी कि अगर मेरे पास एक पार्टिकल है और उस एक पार्टिकल के स्टेट को पता करना है, तो मुझे एटलीस्ट वन फेज पॉइंट चाहिए, एटलीस्ट वन फेज पॉइंट चाहिए। अगर मेरे पास ऐसे दो पार्टिकल हैं, उनके स्टेट को पता करना है, तो मुझे दो फेज पॉइंट चाहिए, मुझे दो फेज पॉइंट चाहिए। अगर मेरे पास 3 पार्टिकल हैं, उनकी स्टेट को पता करना है, तो मुझे 3 फेज पॉइंट चाहिए। और अगर मेरे पास डॉट 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 मेरे पास n पार्टिकल है, मेरे पास n पार्टिकल है, उनकी स्टेट को पता करना है अब, तो मुझे n फेज पॉइंट चाहिए। कितना चाहिए मुझे? n फेज पॉइंट चाहिए। तो आप देख रहे हैं यही लिखा हुआ है कि 6 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर किसी एक पार्टिकल का फेज, किसी एक पार्टिकल का स्टेट पता करने के लिए अगर n पार्टिकल है और उसका स्टेट पता करना है, तो n फेज पॉइंट की जरूरत पड़ रही है, जिसे हम लोग म्यू स्पेस कह रहे हैं। इसका यह मतलब हुआ कि किसी एक पार्टिकल के किसी एक फेज पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पार्टिकल के स्टेट को डिफाइन करने के लिए, किसी एक पार्टिकल के स्टेट को डिफाइन करने के लिए एक फेज पॉइंट की जरूरत पड़ती है। हमने इसी चीज को एक दूसरे डेफिनेशन के तौर पर लिख रखा है, वो आप उस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं कि अगर हम कहें इफ द मोमेंटम स्पेस रिप्रेजेंट ऑल्सो गिव्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ स्टेट। कह रहा है कि अगर मोमेंटम स्पेस के टर्म में किसी पार्टिकल की एनर्जी रिप्रेजेंट करें, मोमेंटम स्पेस के टर्म में हम किसी पार्टिकल की एनर्जी रिप्रेजेंट करें, तो इस तरीके से किसी सिंगल मॉलिक्यूल या पार्टिकल की एनर्जी की रिप्रेजेंटेशन या एनर्जी की स्टेट के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यू स्पेस बोलते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर सा डेफिनेशन है, इसे याद रखिएगा, याद रखिए, इसको भी बड़ा अच्छा है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इस चीज को। इफ द मोमेंटम स्पेस रिप्रेजेंट ऑल्सो गिव्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ द स्टेट फॉर द सिंगल मॉलिक्यूल और पार्टिकल सच अ 6 डायमेंशन स्पेस इज नोन एज म्यू स्पेस और द मॉलिक्यूलर स्पेस। मैं ये बताना चाहूंगा कि किस तरीके से ये कहना चाह रहा है। हम एनर्जी और मोमेंटम का एक रिलेशन जानते हैं मैकेनिक्स से, और वो रिलेशन क्या है? हमारे पास क्या होता है, E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। इसको और आप सॉल्व करेंगे तो m भी आप रख सकते हैं, और इसका होल स्क्वायर अपान 2m, और यहाँ से m स्क्वायर v स्क्वायर अपान 2m होगा, और एक m से m कैंसिल हो जाएगा, 1/2m v स्क्वायर, वही काइनेटिक एनर्जी ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एनर्जी मोमेंटम के टर्म में है। तो कह रहा है कि किसी एक सिंगल मॉलिक्यूल या सिंगल पार्टिकल का 6 डायमेंशनल स्पेस के अंदर एनर्जी कैलकुलेट करें मोमेंटम के टर्म में, एनर्जी कैलकुलेट करें मोमेंटम के टर्म में, तो हम इसी को क्या बोलते हैं? म्यू स्पेस बोलते हैं बेटे। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि म्यू स्पेस क्या है, म्यू स्पेस क्या चीज है। अब आगे बात करते हैं हम टाउ स्पेस या गामा स्पेस। बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अच्छा, ये टाउ स्पेस कोई बुक प्रिफर करती है, और गामा स्पेस बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि गामा बहुत सारी बुक ऐसे बनाती है, ये ऐसे बनाती है गामा, और बहुत सारी बुक ऐसे बनाती है गामा। तो भी बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा गामा है, गामा कौन सा सही है। अब आप जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना साइंस, तो जब साइंस स्टार्ट करते हैं यानी कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक, तो जनरली आपको गामा यही वाला लिखने को मिलता है। ये गामा जो है वो लोअर केस में है। कौन सी केस में है? लोअर केस में है।
और ये जो गामा है ये अपर केस में है। ये कौन से केस में है? ये अपर केस में है। अरे आप लिखते नहीं हो भैया कि ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल स्मॉल बी है या स्मॉल ए है। तो ये जब कभी भी ऐसे जो ग्रीक हमारे कुछ वर्ड है ना, उनको कैपिटल में लिखते हैं तो उनका सिंबल बदल जाता है। तो जब गामा कैपिटल लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, जब स्मॉल लिखते हैं तो कुछ ऐसे लिखते हैं। तो ये गामा बुक वाले चाहे ऐसा बनाए और चाहे ऐसा बनाए, आपको मतलब डाउट में नहीं रहना है। आप समझ जाइएगा कि जो हम डेफिनेशन समझते हैं गामा स्पेस का वही का वही है, या टाउ स्पेस का है क्या चीज, ये टाउ स्पेस या गामा स्पेस है क्या चीज, बेसिकली उस पर ध्यान दें। कोई हमारे पास सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, उन n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को एक ही फेज पॉइंट एक्सप्लेन कर दे, एक ही फेज पॉइंट एक्सप्लेन कर दे, बस हम उस फेज स्पेस को क्या बोलेंगे? टाउ स्पेस, या हम उसको गामा स्पेस बोलेंगे। इस चीज को जरा हम लोग और डिटेल में देखते हैं क्या चीज है ये। बेसिकली हमारे पास अगर मैं कहूं कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा 3 डायमेंशनल है, एक्स है, वाई है और कौन सा एक्सिस है? ये जेड है। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग कोई पार्टिकल देखें और उस पार्टिकल का मोमेंटम देखें तो उस पार्टिकल का मोमेंटम px होगा। y के अलोंग अगर मोमेंटम देखें तो py होगा, और z के अलोंग अगर उसका मोमेंटम देखें तो कितना होगा? pz होगा। ये किसी डायनेमिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करना है हमको, कोई एक डायनेमिकल सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम उसका 6 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख रहे हैं px, py और pz, ये हमने लिख लिया। और जब ये कंप्लीट ऐसे लिखते हैं और इसे 6 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, तो अगर मैं किसी एक सेल के लिए लिखूं तो dx, dy और dz हो जाएगा, और dpx, dpy और dpz हो जाएगा। ये किसी सेल का वॉल्यूम होगा जिसे d टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोई एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के लिए है कोऑर्डिनेट, और ये उस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के किसी सेल के लिए है ये कोऑर्डिनेट, 6 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है। उस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को अगर मैं कह दूं कि कुछ इस तरीके से कि वो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इतना बड़ा है, ये थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, उसका कोई एक फेज स्पेस मैं ले लेता हूं उसके अंदर। मान लो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का ये फेज स्पेस ही है, जो p मोमेंटम का इधर है और पोजीशन का इधर है, जिसको हम केवल p और x से लिख रहे हैं, या pi और xi कर लेते हैं। तो अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास ये फेज स्पेस है, ये क्या है? फेज स्पेस है मेरे पास ये, और उस फेज स्पेस में बहुत सारे, आपको मैं इससे पहले वाले लेक्चर में करके बता दिया हूं कि जो आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में सीखे हैं, तो उसमें क्या सीखे हैं कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो फेज सेल होता है वो इक्वल होता है फेज सेल। तो हमने यहाँ पर इक्वली फेज सेल बना दिया। ये मेरे पास फेज सेल है, ये मेरे पास फेज सेल है। इसमें अगर मैं कहूं कि ये मेरा dx है, dx1 है, ये मेरा dx2 है, dx3 है, डॉट 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 ऐसे, तो अगर मैं इनका इंटीग्रेशन कर लूं तो ये मुझे क्या दे देगा? dx डॉट 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 जितना भी होगा उसका इंटीग्रेशन कर लूं तो ये मुझे क्या दे देगा? x कोऑर्डिनेट हमको दे देगा। अगर मैं ऐसे कहूं कि ये dpx है, dpx2 है, dpx1 है, dpx2 है, dpx3 है, dpx4 है, तो ये मुझे क्या दे देगा? मोमेंटम कोऑर्डिनेट इधर दे देगा। और इन दोनों को मिला दूं, p और x को मिला दूं, तो हमें जो मिलने वाला है वो इस पूरे फेज स्पेस का 6 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट की हेल्प से पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा इस पूरे फेज स्पेस का। लेकिन किसी एक सेल का अगर हमें वॉल्यूम लेना है तो मुझे dpx और dx करना होगा x एक्सिस के अलोंग, और अगर y एक्सिस के अलोंग करना है तो dpy और dy करना होगा, और मुझे z एक्सिस के अलोंग करना होगा तो dpz और dz करना होगा, कुछ इस तरीके से। तो यहां इस तरीके से मुझे करना होगा। लेकिन अब मैं बात करने वाला हूं जिस के बारे में टाउ स्पेस और गामा स्पेस, उसमें इतने से काम नहीं चलने वाला है। एक ऐसा इमेजिनरी सिस्टम आपके पास होना, कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए जिसमें एक्स वाई जेड के अलावा भी बहुत सारे एक्सिस पॉसिबल हों। ऐसा इमेजिनरी आपके पास कोऑर्डिनेट होना चाहिए जिसमें एक्स वाई जेड के अलावा भी बहुत सारे एक्सिस शामिल हों। तो ऐसे एक्सिस के साथ जब हम डील करते हैं
तो वहाँ पर फेज स्पेस के रेस्पेक्ट में जो चीज़ आता है उसे हम टाउ स्पेस या गामा स्पेस बोलते हैं। तो इट इज द 6 डायमेंशनल फेज स्पेस in which the position and momentum of n particle are the represented by one phase point only. Thus, one phase point represents the state of the system as whole. मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर किसी 6 डायमेंशनल फेज स्पेस के अंदर हम पोजीशन और मोमेंटा किसी का डिफाइंड करें और वो जो पार्टिकल हो वो n पार्टिकल हो, यानी n पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम हम डिफाइंड करें या रिप्रेजेंट करें, और किसी एक फेज पॉइंट की हेल्प से तो हम उसे टाउ स्पेस या गामा स्पेस बोलेंगे। ठीक है बेटे, इसका ये मतलब हुआ कि 1 फेज पॉइंट रिप्रेजेंट, इसका ये मतलब हुआ कि केवल एक ही फेज पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर देगा, पूरे होल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर, एक ही स्टेट को रिप्रेजेंट कर देगा। तो कोई एक ही फेज पॉइंट होल सिस्टम के स्टेट को रिप्रेजेंट कर दे, यानी कि एन मॉलिक्यूल के इस स्टेट को रिप्रेजेंट कर दे, इसको हम टाउ स्पेस बोलते हैं। एन इमेजिनरी 6 n डायमेंशनल स्पेस, दूसरी जो डेफिनेशन है कह रहा है कि जो एक इमेजिनरी 6 डायमेंशनल स्पेस है और in which the state of whole system is represented by the point having 6 n coordinate, which is q1 q2 q3 qn p1 p2 p3 pn is known as gamma space। करेक्ट, एक ऐसा 6 डायमेंशनल फेज स्पेस, इमेजिनरी स्पेस जो किसी मतलब होल सिस्टम की स्टेट को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, और वो एक ही फेज पॉइंट से रिप्रेजेंट करे, और 6n जो डायमेंशनल कोऑर्डिनेट होगा, जो 6n कोऑर्डिनेट होगा वो q1 q2 q3, यहाँ पर x y z क्यों नहीं लिख रहा हूं बेटे, तो यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर जो q1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इन 3 से ज्यादा डायमेंशन को, इस q2 भी इसी तरीके से 3 से ज्यादा डायमेंशन को, q3 3 से ज्यादा डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब कभी भी 3 से ज्यादा डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है तो हम उसे x y z लिखने से बचते हैं और कोई एक स्पेसिफिक वर्ड देते हैं। तो मैंने भी उसको एक स्पेसिफिक वर्ड दिया कि उसको q1 q2 q3 कह रहे हैं, p1 p2 p3 और pn, और इज नोन एज द गामा स्पेस, इसी को हम लोग गामा स्पेस बोलते हैं। 3 से ज्यादा इमेजिनरी स्पेस होते हैं। वेयर q इज रिप्रेजेंट द 3n पोजिशन कोऑर्डिनेट एंड रिप्रेजेंट्स द 3n मोमेंटम एक्सिस। कह रहा है कि ये 3n जो है ना, q जो है वो 3 डायमेंशनल, या ऐसा कह सकते हैं कि 3 डायमेंशनल जो n पार्टिकल हैं उनकी पोजीशन हो जाएगी, और ये जो 3n जो होगा ये मोमेंटम का एक्सिस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे टाउ स्पेस को। तो इन शॉर्ट आप यही समझें कि किसी सिस्टम, थर्मोडायनामिकल सिस्टम में अगर nth पार्टिकल है या n पार्टिकल है, nth नहीं n पार्टिकल है, तो इसको एक ही फेज पॉइंट से एक्सप्लेन करने को हम गामा स्पेस या हम उसी को टाउ स्पेस कहते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत समझ में आया होगा या हेल्पफुल रहा होगा आपको टॉपिक समझने में। तो आज मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।